हाय। तो अभी हम लोग आरएमओ के लिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर थ्योरी। ठीक है, ये जिन बच्चों का ऐसे मैथ्स में डर है, कमजोर है, उन लोग के लिए नहीं है। जिनको लगता है कि 10th का मैथ्स बहुत इजी है, जो 11th में अभी गए 10th पास करने के बाद, और जो 12th में है जिनको बेसिक मैथ के चलते काफी दिक्कत आता है, ये वीडियो उन लोगों के लिए, आरएमओ के लिए नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी नाम से भी लग रहा है कि नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखाया जाएगा। तो कुछ प्रिलिमिनरी पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट है, इसे कहते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से क्या दिख रहा है? जो इंटीजर होगा, मतलब जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो निकलेगा इसमें से। तो कौन होता है सबसे बड़ा इंटीजर? अगर ऐसे लिखा हुआ है 3.5, तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? इसमें सबसे बड़ा इंटीजर हमें दिख रहा है 3 और प्लस 0.5, तो ये आ गया 3, जो उसके नियरेस्ट सबसे इंटीजर होगा। अगर ऐसा कहीं लिख गया 7.8, तो 8 नहीं लिखेंगे। कंप्लीट इंटीजर यहाँ पर कौन है? 7 ही एक पूरा इंटीजर है, 8 पूरा इंटीजर है नहीं, तो ये हो जाएगा 7। इसी तरह से अगर निगेटिव में लिखा रहा है -3 तो अपने आप में एक इंटीजर है, तो ये हो गया -3। उसी तरह पॉजिटिव में अगर ऐसे 4 लिखा हुआ, तो 4 अपने आप में एक इंटीजर है, तो उसका 4 का 4 आ जाएगा। अब यही अगर -7.2 ऐसे लिखा हो, तो इसके सबसे पास में कौन सा इंटीजर है? 7, सॉरी -7 नहीं, यहां होगा -8 प्लस 0.8, ऐसे लिख सकते थे इसको। और इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा दिख रहा है हमको? -8, तो ये हो जाएगा -8। इस तरह से काम करेगा। दूसरा इसमें देखते हैं। दूसरा टाइप का जो फंक्शन होता है वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको कहते हैं हम लोग क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब ये x, इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जो भी x लिखा हुआ है उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे? मतलब देखो, लाइक अगर कहीं लिखा हुआ है 7.3, तो 7 इंटीजर है और ये कुछ फ्रैक्शन है। जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको हम लोग फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसी पार्ट को बस लिखना है। तो यहां पर वो हो जाएगा 0.3। अगर ऐसे कहीं लिखा हो 4, तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 आ रहा है, तो ऐसे भी यहां दिख रहा है, लोगों को इतना करने का जरूरत नहीं है। कोई भी देख के बता देगा कि यहाँ पर डेसिमल तो है ही नहीं, तो डेसिमल के बाद का भी कुछ नहीं है, तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब इसी तरह से अगर निगेटिव में कोई नंबर रहे, निगेटिव में ले लिए 7.3, -7.3, यहां पर हमारा नंबर क्या है? -7.3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नंबर क्या आ जाएगा? -8। तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा? हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.7। यहां से दो बात समझने का है, फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव नहीं होता है कभी भी, और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं होगा, जब भी होगा 1 से छोटा होगा। तो इसका अगर हम ऐसे लिखें, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये 0 नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो 0 से तो बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन 0, और 0 तो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निगेटिव नहीं होता है, और 1 से छोटा ही रहेगा। तो ये हमारा 0 से लेके 1 से जो जस्ट छोटा नंबर है वहां तक के लिए लागू होता है। ये कुछ भी हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, 0 कैसे होगा? अगर हम ऐसे 0.3 बोले तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 0, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं अब।
से थोड़ा सा पेज बढ़ा लिया जाए। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इसके बारे में बेसिक मैथ वाला लेक्चर में भी थोड़ा सा था, पर देखो इसको फिर से। एनसीआर अगर इस तरह से कहीं लिखा हो, ये अलग से पूरा एक चैप्टर भी आएगा, कॉम्बिनेट्रिक्स करके पढ़ेंगे, 11th 12th वालों के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके आएगा। बट कहीं इस तरह का लिखा हुआ है तो इनका बेसिक मतलब समझ लेना है कि ये है क्या। तो ये क्या है, एनसीआर अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, यानी ऊपर वाला ऊपर फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में इस आर का फैक्टोरियल, इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब समझते होगे, जैसे अगर कहीं लिखा हो ऐसे 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ 3 से लेकर 1 तक का सारा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कहीं लिखा है 7 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हुआ क्या, 7 से लेकर के 1 तक का सारा इंटीजर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से होता है, यही होता है फैक्टोरियल। अब इसमें एग्जांपल देखो ये क्या कहना चाहता है, लाइक इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए 20C5, तो इसका मतलब क्या होगा, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 5 फैक्टोरियल, मतलब 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके कुछ आंसर लिखना है। इतना लंबा तो क्या, इतना लंबा 20 इंटू 19 इंटू 18 20 इंटू 19 इस तरह से मतलब कोई पूरा लिखेगा क्या? तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, देखो इस 20 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू, और फिर क्या होगा, 19 से लेकर सारा टर्म मल्टीप्लाई होने वाला हो तो 20 इंटू 19 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। 18 फैक्टोरियल का मतलब यहां से 18 से लेकर 1 तक का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नीचे हम देख रहे हैं क्या, एक 15 है डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट अगर इसको करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। अब ये दोनों सेम नंबर है, 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचता क्या है फिर 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही लिख दे रहे हैं अभी ऐसे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, तो 5 इंटू 4 20 से तो 20 ही कैंसिल आउट हो गया, 6 से 18 ये 3 आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा अब हमारे पास 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 16, यही आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो इतना करके बताएं, अब अगर हमको डायरेक्ट अगर लिखना पड़ जाए, अगर हमको डायरेक्ट लिखना पड़ जाए, लाइक क्वेश्चन में दिया हो 32C3, तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे जो नंबर दिया है उतना नंबर का कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऊपर आएगा, तो 32 इंटू 31 इंटू 30 बाई 3 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, 32 माइनस 3 अगर करेंगे तो कितना आएगा 29 फैक्टोरियल, और यहां भी आगे क्या होता 29 फैक्टोरियल, वो तो कैंसिल ही होना था। तो जो भी हमारा r दिया हुआ है उतने नंबर ऑफ टर्म्स का ऊपर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल करेंगे डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये भी इसका एक तरीका हो गया। इसी से एक चीज क्या देखते हैं, एक नोट आ जाएगा इसमें, अगर कहीं लिखा है n माइनस r, इसका मतलब क्या होगा n फैक्टोरियल बाई
n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू क्या होता था, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो n माइनस n प्लस आर फैक्टोरियल। तो दिस इज सेम एज n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल। और इस चीज को हम लोग पहले कैसे लिख चुके हैं, NCR। इसका मतलब क्या हुआ, NC n माइनस आर इज इक्वल्स टू NCR। इससे समझने वाला क्या बात है, इससे समझने वाला बात है, अगर कहीं ऐसा लिखा हो 20C2 तो ये सेम होगा किसके, 20C18 के बराबर। ठीक है, ये सेम होगा 20C18 के बराबर। मतलब ये जो नीचे वाला 2 लिखा हुआ है, इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर आ जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं। सब बेसिक पॉइंट है, और ज्यादा इसको और डिटेल में थोड़ा सा कॉम्बिनेटरी चैप्टर में हमारा यूज होगा। अब कुछ बेसिक फॉर्मूला सब होगा, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सब तो तुमको आता है। तो जो एकदम बेसिक बेसिक आता है वो तो पॉलिनोमियलिज्म चैप्टर में पढ़ाया ही जा रहा है। जो वहां नहीं मिलेगा उन सब फॉर्मूले को एक बार लिस्ट करते हैं, जो 10th 9th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर का चीज है। तो उन सब फॉर्मूले को लिस्ट करते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा हो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऐसे डाल दो यहां पर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n। अगर ये ऐसा कहीं लिखा हो, इसका मतलब x माइनस वाई उसका एक फैक्टर होगा ही होगा। ये तो फिर भी लोगों को पता होता है। उसके बाद क्या आएगा वो देखो, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2y प्लस x टू द पावर n माइनस 3y स्क्वायर प्लस इसी तरह से करते हुए लास्ट में क्या आ जाएगा, y टू द पावर n माइनस 1। इस तरह से चलेगा। दूसरा फॉर्मूला इसी में x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहां एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इफ n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तभी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस, वहां प्लस था यहां क्या आ गया माइनस, x टू द पावर n माइनस 2y, फिर प्लस x टू द पावर n माइनस 3y स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इस तरह से करते हुए हमारा y टू द पावर n माइनस 1 टाइप जहां भी आ सकता है वहां तक आएगा। ये हो गया। बट अगर यहाँ n के जगह इवन होता तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तीसरा मैनिपुलेशन है, फिर तीसरा मैनिपुलेशन है हमारे पास x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक एक्स स्क्वायर ऐड किए तो एक एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म दिखा। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बस अरेंज करके लिखे हैं, सेम चीज है। तो ये हो गया एक हमारा तीसरा। इसी तरह में फोर्थ टाइप का मैनिपुलेशन x टू द पावर 4 प्लस 4y टू द पावर 4। ये क्या लिखा सकता है, पिन बदल ले, क्या कंफ्यूजन होगा। ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 4y टू द पावर 4। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या लिख दें, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इतना दूर का टर्म क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस
2xy का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इस तरह का हम लोग फैक्टराइजेशन कर क्यों रहे हैं? मतलब करने को तो इस तरह से हम लोग बहुत कर सकते हैं, बट ये पर्टिकुलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यूज कहाँ आता है? इसका यूज आता है जहां पर क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है वहां इसका यूज होगा। इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और इस बेसिस पे एक दो पॉइंट और भी लिखेंगे, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इस तरह का मैनिपुलेशन को ध्यान में रखना है कि कर सकते हैं, तभी वहां पर यूज कर पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट ले लो, अगर कहीं ऐसा लिखा हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अच्छा, इससे हम लोग कुछ फॉर्मूला निकालते हैं, जैसा कि तुम लोग देखे होगे। इफ अगर तुम्हें कहीं ऐसा लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, देन स्टेटमेंट का ये स्ट्रक्चर होता है। इफ देन, अगर ये दिया हुआ है तो ऐसा होगा, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हो गया तो पूरा RHS में हमारा 0 आना है। 0 आ गया तो दिस इक्वल्स टू 0। कुछ लोग कुछ जगह इस तरह से भी लिख देता है, कुछ जगह इसी चीज को कैसे लिखता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो इस एक रिजल्ट से हम ये एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, थोड़ा इनको ध्यान में रखना होगा। 6th नंबर में क्या कहता है, ये भी बहुत आसान सा है। अच्छा, और अगर कहीं दिया रहे दिस इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये भी इक्वल्स टू 0 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा x प्लस वाई प्लस जेड ही 0 रहे, दोनों में से कोई भी 0 हुआ तो हमारा काम चलेगा। तो जैसा जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। अब अगर कहीं ये दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी इसका एक फैक्टर है। करके देखो, इसको एक्सपेंड करोगे ये आ जाएगा। 7 नंबर में हमारा क्या कहला जाएगा? 7 नंबर में अगर कहीं ऐसा लिखा हो एक्स वाई प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे फैक्टराइज अगर करना हो तो कैसे करेंगे? एक्स वाई प्लस अल्फा एक्स, यहां से तो एक्स कॉमन आ जाएगा। उसी तरह से अल्फा वाई है, अगर एक जगह एक्स कॉमन लिए तो एक जगह वाई कॉमन लेना पड़ेगा, तो प्लस अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा कॉमन आ गया, फिर अंदर क्या अल्फा प्लस वाई बचेगा, और अल्फा स्क्वायर ऐड किए तो अल्फा स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे। इतने दूर को फैक्टराइज करो अलग से, इतना दूर का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? x प्लस अल्फा इंटू वाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस इज अ फैक्टर एंड दिस विल बी अ रिमाइंडर, इस टाइप का। फिर हमें वो सब आगे देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ फैक्टराइजेशन सीखो, बस इसको ध्यान में रखना। इन सब को 5-10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब याद रहेगा। ये फॉर्मूला बुक में मिलता नहीं है, मैथ के बुक वगैरह में क्या लिखाएगा, वो वही सब पिद्दी पिद्दी फॉर्मूला सब लिखाएगा।
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे ये सब तो बच्चे से याद रहता है, जो काम आएगा उसको लिखवाओ ना भाई। अपना भी बुक छापेंगे तब उसमें लिखा हुआ मिलेगा तुमको। कितना नंबर पॉइंट तक कर लिए थे? 7 तक हो गया था। तो 8th नंबर लिखो। 8th नंबर में है, 8th नंबर में हमारे पास हो गया एक्स वाई माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। यहां क्या होगा? तो इसमें भी सेम सेम करना है। बीटा वाई है तो अल्फा बीटा ऐड कर देंगे। अल्फा बीटा ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स के साथ बीटा, एक्स के साथ बीटा और वाई माइनस अल्फा, और वाई माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा ऐड हुआ यहां पर। 9 नंबर, 9 नंबर में क्या कह दिया? अल्फा इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बीटा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? एक तो अल्फा दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, कॉमन लाने के लिए इस पूरे को मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स वाई प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल्स टू अल्फा बीटा। यहां से क्या आ गया हमारे पास? यहां से आ गया अल्फा एक्स, अगर कॉमन ले लिए, अल्फा एक्स कॉमन लिए तो अल्फा वाई अच्छा रुको थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लेंगे। एक तो ये किए, अब अल्फा एक्स वाला के अगर कॉमन निकालते हैं तो यहां से क्या बच जाएगा? वाई प्लस वन। तो एक इसमें y प्लस वन ये हमारा बच रहा है इधर। तो यहां से भी हम चाहेंगे कि y प्लस वन ऐसे कॉमन निकल जाए, तो एक अल्फा तो y प्लस वन, तो यहाँ प्लस वन और ऐसे माइनस वन करना पड़ेगा। तो यहां से अगर अल्फा एक्स कॉमन लिए तो इधर क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारा अल्फा वाई प्लस वन। फिर यहाँ क्या बचता है? अल्फा वाई, इसमें भी प्लस वन करेंगे तो आरएचएस में भी प्लस वन करना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्लस वन। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख लें? अल्फा वाई प्लस वन तो कॉमन आ गया दोनों में से, और इधर क्या आ गया? अल्फा एक्स प्लस वन, और ये क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस वन। तो ये भी हमारा एक फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है और अपने आप में एक पॉइंट भी है, तो देखते हैं। प्रॉब्लम पॉइंट दोनों है, इस प्रॉब्लम से ही एक पॉइंट निकल जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 7 प्लस वाई स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन दिया है, एक दिया हुआ एक इक्वेशन। इसमें क्या पूछा? फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन जो बोले थे स्टार्टिंग में, इंटीग्रल सॉल्यूशन, उसी से क्वेश्चन पूछेगा। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन है क्या, मतलब किसको कहते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशन? इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब x और y के जगह सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, x और y के जगह सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। तो किस तरह से सोच पाएंगे? अब इस तरह का, या हम और भी जितना भी अभी तक जनरल देखे हैं रिजल्ट, उसमें हम लोग क्या करते थे? एक्स वाई इन सबको ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में बनाते थे। यहाँ स्क्वायर दिख रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने, क्यूब दिखता तो परफेक्ट क्यूब में लाने का कोशिश करते हैं। तो करो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक तो 3x है और एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर 3x के साथ तो आता नहीं है कहीं पर, तो दोनों साइड को क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सॉरी बस इक्वल्स टू 28 प्लस 4y स्क्वायर। ओके, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा?
इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो प्लस 9 आया यहाँ पर, तो -9 किए और इधर क्या आ गया 28 प्लस 4y स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 37 प्लस 4y स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां से बन सकता है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये क्या आया हमारे पास 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 37 प्लस 4y स्क्वायर। इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे, स्टार्टिंग में ही बोले थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म वहां यूज करेंगे जहां इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए। और दिस इक्वल्स टू क्या है 37। ओके, तो अब इसको क्या किया जाएगा 37 है, इनको अगर हम तोड़ ताड़ के लिखें फैक्टराइज करें तो क्या हो जाता है 2x प्लस ये 2y का होल स्क्वायर बनता, ये 2y का होल स्क्वायर बनता है तो 2x प्लस 2y प्लस 3 इंटू 2x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 37। अब 37 क्या है हमारा 37 इज ए प्राइम नंबर। 37 है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब सिर्फ दो फैक्टर होगा, दो फैक्टर मतलब एक होगा 1 इंटू 37, यही दो चीज हो सकता है। तो यानी ये नंबर हमारा 1 हो सकता है या 37 होगा। अगर ये 1 होगा तो ये 37 होगा, और अगर ये 37 होगा तो दूसरा वाला 1 होगा। तो यहां से हमको दो इक्वेशन मिल जाता है, दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। दो इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो सॉल्व किया जाए 2x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू, अभी इसको क्या मान लें 2x प्लस 2y प्लस 3 को 37 मान लिए, ठीक है। तो दूसरा जो नंबर है हमारे पास 2x माइनस 2y प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 1। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 38 और 6 माइनस होगा उसमें तो 32, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 8। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू किसी में भी पुट कर दो तो 16 प्लस 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 37, दैट इंप्लाइज y इक्वल्स टू 37 में से 19 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 37 में से 19 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आ गया हमारे पास 18 बाई 2 9, y इक्वल्स टू 9 आ गया, y इक्वल्स टू 9 आ गया, ठीक है। ये तो पहला वाला था। अब दूसरा वाला काम अगर करें तो 2x, दूसरा वाला के लिए दूसरा रंग 2x प्लस 2y प्लस 3, इसको मान लेते हैं 1, और 2x माइनस 2y प्लस 3, ये हो जाएगा 37। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 4x इक्वल्स टू 32, यहां से भी x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 8, x इक्वल्स टू 8। इतना पे ना क्विक जंप ऐसे डिसीजन मत ले लेना कि अच्छा फिर से x से 8 आया तो हमारा y हमारा 9 आएगा, नहीं, यहां पर करना होगा। यहां पर अब 8 पुट कर रहे हैं तो 16 प्लस 3 19 प्लस 2y इक्वल्स टू 1 है, तो 2y इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 18, y इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 9। यहां पर y इक्वल्स टू माइनस 9 आएगा। तो कितना इंटीग्रल सॉल्यूशन आया, दो इंटीग्रल सॉल्यूशन आया। एक आया 8,9 यानी x, y के लिए 8,9, और दूसरा क्या आ गया 8, माइनस 9। ये दो अलग अलग पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़े होगे 9th में तो ये x और y का अलग पॉइंट है, ये x और y का अलग पॉइंट है। यहां से हम लोग दो इंटीग्रल सॉल्यूशन बता दिए इसका। बट स्क्वायर में ऐसे देख करके तो बता पाना मुश्किल था, इसलिए इन सब तरह के चीजों का जरूरत पड़ता है, ठीक है।
और करते हैं कुछ थोड़ा बहुत इसमें और है, तो एक और नोट लिख लो। अगर कहीं ऐसे लिखा हो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? अगर यहाँ पर 3x वाई स्क्वायर या 3x स्क्वायर वाई होता तब तो बहुत मजा में इसको x प्लस वाई का होल क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर तो इस तरह से नहीं लिखा है, तो कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पर देखने के लिए क्या करेंगे, y के जगह हम लोग माइनस एक्स पुट करते हैं, y के जगह माइनस एक्स पुट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ये, फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब, कैंसिल आउट जीरो। अगर y का वैल्यू माइनस एक्स हो तो इस जीरो आ रहा है ये एक्सप्रेशन हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स इज ए फैक्टर, y इक्वल्स टू माइनस एक्स इज ए फैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज ए फैक्टर, ठीक है ना, x प्लस वाई इज ए फैक्टर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से भी हम लोग फैक्टर के लिए देखेंगे, अगर वेरिएबल में ही है तो वेरिएबल का कोई वैल्यू पुट करने से फैक्टर बन रहा है क्या, ठीक है। तो इस तरह का चीज, अब इतना नॉलेज सफिशिएंट है तुमको, लाइक जो आइडेंटिटीज बनाना या आइडेंटिटीज से निकालना, जो जितना फॉर्म था लगभग लिखा जा चुका है। अगर फिर भी किसी का जरूरत पड़ जाए इन केस कुछ नया, तो अगर वैसा प्रॉब्लम आता है तो वहां पर बताया जाएगा, और तुम लोग खुद से भी मैनिपुलेशन करने के लिए सीखो। आरएमओ पीआरएमओ ना, पीआरएमओ लाइक बहुत आसान एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा आसान एग्जाम होता है। अगर इसका मतलब स्ट्रेटेजी का थोड़ा सा पीआरएमओ के स्ट्रेटेजी के लिए बात किया जाए तो इतना आसान होता है ना कि तुमको लगेगा कि लोग सिर्फ हवा बनाया हुआ है। जब हम पहली बार इसका क्वेश्चन पेपर देखे तो हम थे क्लास 12th में, और इतना अफसोस हुआ कि ये 9th 10th में 11th में हमको कोई बताया क्यों नहीं कि ये होता है, ठीक है। 12th में भी हम जब जाने सितंबर महीने में, तब तक फॉर्म का डेट हो गया था पास, और हम कभी ये पीआरएमओ वगैरह दे नहीं पाए। इतना आसान एग्जाम होता है, 4 तरह के एरिया होते हैं, मतलब 4 सेक्शन होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है हमारा यही नंबर सिस्टम, जो हमारा क्वेश्चन होता है इसमें 17 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर सिस्टम से, अराउंड इसको कह सकते हो 17%, क्योंकि पेपर होता है 102 मार्क्स का आजकल, ठीक है। पहले कभी 100 का भी होता था, 110 का भी होता था, आज के टाइम में 102 मार्क्स का पेपर हो रहा है। उसमें नंबर सिस्टम से 17% होगा। पार्ट 2 होता है हमारा एलजेब्रा, एलजेब्रा से 30 to 35% क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 3 होता है हमारा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से भी 30 to 35% क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों से मिला के कितना होना जाएगा हमारे पास, 65% क्वेश्चन यहां से होना है, 17% हमारा नंबर थ्योरी से हो गया, और मतलब 17 to 20% टाइप ले लो, और फोर्थ पार्ट है हमारा फिर कॉम्बिनेटरिक्स, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन, ये काम कितने तरीके से हो सकता है, ये ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो सकता है, जब पढ़ोगे समझ जाओगे। तो इससे भी वही हमारा 17-18% के आसपास क्वेश्चन होता है। ये तुम्हारा बहुत इजी वे क्वेश्चन होता है, इनमें से जो तुम स्कूल में पढ़ रहे हो वही सब आएगा। और कट ऑफ का बात किया जाए तो मैक्सिमम कट ऑफ, लाइक इंडिया में 26 जोन में बांटा गया है, हर जोन का अलग अलग कट ऑफ होता है। बिहार में 2 तरह के जोन काम करते हैं, ठीक है। एक है नॉर्थ बिहार
और एक है साउथ बिहार। इसके अलावा केवी, इंडिया भर के केवी का एक अलग जोन है जिसमें सिर्फ केवी के बच्चे केवी के बच्चों से कॉम्पीट करेंगे। और उसी तरह आता है फिर जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी, इनका अपना जोन है। केवी का अगर ऑल इंडिया में कट ऑफ का बात किया जाए तो 20 से 25 मार्क्स के बीच होता है। जेएनवी का उससे भी कम होता है, इनका 20 से 22 के आसपास होता है। नॉर्थ बिहार का अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ बोले तो 14 मार्क्स था आउट ऑफ 102। और साउथ बिहार का तो बोलने में भी शर्म आता है, जिसमें पटना रीजन आता है, जो भी मतलब गंगा नदी के इस पार है हमारे पटना वाले साइड में, वो सब साउथ बिहार जोन में आता है। और उसका कट ऑफ रहा था 2 नंबर। तो सोचो ये एग्जाम निकालना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लाइक 50,000 के बच्चे आसपास अप्लाई करते हैं, ठीक है, और सिलेक्शन हो जाता है अराउंड 13,000 लोग का। मैक्स टू मैक्स मतलब 1 लाख अप्लाई कर लेंगे, इसके बीच में रेंज होता है। फिर भी 13 से 14,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। तो तुम्हें गिन के सिर्फ अगर नंबर थ्योरी पे भी बहुत तगड़ा कमांड है तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होने का एक फेयर चांस है। तो कोई टफ एग्जाम नहीं है, छोटा मोटा पॉइंट्स आता है इसी तरह से। तो तुम बस उसको मैनिपुलेशन करना सीखो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाकी हम है, ये नंबर थ्योरी खत्म होगा, इस पे 50 सवाल ऐसे करेंगे जिनसे बाहर कोई सवाल आ ही नहीं सकता है। तो तुम लोग ट्रस्ट बनाए रखो, नंबर थ्योरी इतना हंसते खेलते तुम्हारा बीतेगा कि कोई बात ही नहीं है। और ऐसे भी बिहारियों का मैथ तेज होता है, पता नहीं कौन लोग थे, हम लोग तो इससे बेटर ला ही सकते हैं। पीआरएमओ पक्का है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में